आगे का टॉपिक है वैक्सीनेशन, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे। हाँ, वैक्सीनेशन, अगर आप अपने इंग्लिश के लिटरेचर को या लैंग्वेज को अच्छे से जानते होंगे तो वैक्सीनेशन या कोई भी ऐसा टर्म जिसमें TION शन लगा होता है वो एक नाउन होता है, ठीक है? Am I right or not? एक्चुअली देखिए मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, मैं खुद उर्दू मीडियम से, तो थोड़ा सा ये मेरा है वैक्सीनेशन, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये एक तरह का नाउन है, शायद नाउन है या वर्ब है, आई डोंट नो। अब आपने सोचना है कि ये क्या है वैक्सीनेशन। ये जो है मेन टर्म, इट्स अ वर्ब जो वैक्सीन से बना है, ठीक है? अगर आप वैक्सीनेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो बहुत ही इजी सिंपल है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर पैथोजन से इम्यून हो जाए या बच जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन। वैक्सीन को बॉडी के अंदर डालना, किसी की भी बॉडी में, एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में, बच्चे के या फिर आप में, मुझ में डालना, ताकि आपकी बॉडी या उस पर्सन की बॉडी जिसमें वैक्सीन डाली गई है वो उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो जाए। तो इस पूरे डेफिनेशन में जो हाईलाइट है या जो जान है वो है ये वर्ड वैक्सीन। वैक्सीन का ही क्या मतलब होता है, ये सबसे बड़ी चीज है ना। आपको ये बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन डालना है, बट वैक्सीन ही क्या है सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो व्हाट इज वैक्सीन, आपने दिमाग पे थोड़ी देर जोर देना है और सोचना है कि वैक्सीन क्या है। आई विल वेट फॉर द 10 सेकेंड्स, ओके? सोचिए कि वैक्सीन क्या है। ठीक है, 10 सेकेंड हो गए। वैक्सीन जो है, कोई भी वैक्सीन एक प्रोडक्ट है जो एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट आपको बचाता है। पैथोजेंस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, पर पहले हम लोग वैक्सीन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वैक्सीन जो है कोई भी चीज हो सकती है, जैसे ये एक प्रोटीन हो सकता है या फिर शुगर हो सकता है। किस चीज का प्रोटीन, किस चीज का शुगर? तो जो बैक्टीरिया, जो वायरस है या जो पैथोजन है उसका, पैथोजन का प्रोटीन या शुगर, या खुद पैथोजन को ही जो है इनएक्टिवेट करके डाल दिया जाए, इनएक्टिवेटेड पैथोजन। ठीक है, किल्ड, इनएक्टिवेटेड या किल्ड पैथोजन, या फिर लाइव लेकिन वीक पैथोजन। पैथोजन के पार्टिकल से वैक्सीन बनती है। अब पैथोजन क्या है? पैथोजन, देखो जो पैथ है ना, PATH, पैथ का मतलब होता है बीमारी इन जनरल। तो पैथोजन यानी ऐसी चीज जो बीमारी बनाए, ठीक है? वो चीज कुछ भी हो सकती है, वायरस हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस भी होते हैं, फिर प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम वायरस, मलेरिया वगैरह, ठीक है? ये सारी चीजें पैथोजेंस हैं। ये पैथोजन का पार्ट या तो वो प्रोटीन हो या शुगर हो या इनएक्टिवेटेड खुद पैथोजेंस हो, जब इनको एटेनुएट करके या कंट्रोल करके बॉडी में डाला जाता है तो वो वैक्सीन जैसा काम करते हैं। वैक्सीन बॉडी में डालने का प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन। एक्चुअल वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी को सिखाया जाता है, टीच किया जाता है कि बॉडी को कैसे बिहेव करना है। देखो आपको एकदम सीधी से एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको एक बार मीजल्स हो जाए, मीजल्स या चिकन पॉक्स, ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग वो दोबारा नहीं होता, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी सीख जाती है कि उससे कैसे लड़ना है, ठीक है? ऐसे ही सारी बीमारी, बहुत सारी बीमारियों के साथ ऐसा होता है। वायरल डिजीजेस में तो अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन हम लोग तब तक तो वेट नहीं कर सकते कि एक बार मीजल्स हो फिर ना हो, है ना? इसलिए क्या किया जाता है कि मीजल्स के वायरसेस को
डाल देते हैं बॉडी में पहले ही, ताकि बॉडी सीख जाए कि मीजल्स से कैसे लड़ना है। आगे जाके कभी मीजल्स होता है तो बॉडी के पास बनी बनाई एंटीबॉडीज रहेंगी। तो वैक्सीनेशन में टीच किया जाता है बॉडी को या बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को। इट इज अ प्रोसेस टू टीच, स्किल्स दिए जाते हैं बॉडी को कि आपने आगे जाके ऐसे फंक्शन करना है अगर दोबारा सेम बीमारी हो तो। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस वेयर वी टीच द बॉडी हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज, कैसे रिकॉग्नाइज करना है और कैसे उसको न्यूट्रलाइज करना है जो बीमारी आप पर आ रही है या जो बीमारी डाली गई है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन। देखो बीसीजी वैक्सीन जो रहता है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होते हैं, सॉरी बच्चों, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होते हैं। तो पोलियो का वायरस बॉडी में डाला जाता है, लेकिन वो कैसे होते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं, एटेन्यूएटेड होते हैं, मतलब कंट्रोल्ड वायरस है। इतना कि वो बॉडी में जाएंगे, जाकर इम्यूनिटी को तो जगाएंगे लेकिन बीमारी नहीं बनाएंगे। ठीक है, इम्यूनिटी जाग जाएगी तो उस वायरस के अगेंस्ट हेल्पिंग एड्स बना लेगी या फिर वेपन्स बना लेगी। फिर बाद में अगर कभी पोलियो वायरस दोबारा बॉडी पे हमला करता है तो बॉडी के पास पहले की एंटीबॉडीज पड़ी है ना, मेमोरी होती है कि नहीं, तो वो एंटीबॉडीज बॉडी यूज कर लेती है। देखिए आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं या बहुत ही जंबल हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो 2 सेकंड के लिए रुकते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वैक्सीनेशन क्या है बच्चों? वैक्सीनेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी को सिखाते हैं, टीच करते हैं, टीच। ठीक है, क्या टीच करते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। बॉडी को हम टीच करते हैं कि आपने बीमारी को या एंटीजन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है कि आप जो है आगे की लाइफ में आपको दोबारा वो वायरस, बैक्टीरिया या वो बीमारी आए तो आप कैसे बचें। समझ गए? आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है इतना। अभी आप बच्चों ये देखिए कि ये जो है वैक्सीनेशन, ये एक प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड। आप हमेशा से पढ़ते होंगे स्कूल में, जो है बोर्ड पे ऐसा लिखा जाता था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, पहले ही प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है वैक्सीनेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह से अगर आप स्टडी करते हैं तो वैक्सीनेशन ने बहुत सारी चीज़ों से हमको बचाया। जैसे पुराने ज़माने में बहुत सारी बीमारियां ऐसे रैम्पेंट होती, जैसे कोरोना वायरस अभी कैसे फैला हुआ है, पेंडेमिक आया हुआ है पूरी दुनिया में, वो एक साथ लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे ही पहले दूसरी बीमारियां भी आती थी, मीजल्स एक साथ आ जाता था, चिकन पॉक्स एक साथ आ जाता था, वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी कहते हैं, डिप्थेरिया एक साथ आ जाता था, टिटनस एक साथ आ जाता था। एक साथ लोग ऐसे मरते थे, पूरा गांव एक साथ गायब हो जाता था। कॉलेरा एक साथ पूरा गांव मर गया। प्लेग आपने अगर पढ़ोगे तो ब्लैक डेथ। कोरोना वायरस से पहला एपिडेमिक अगर आप देखते हैं खतरनाक वाला, हालांकि कोरोना वायरस से पहले सार्स भी था 2008-2002 में, मगर उससे एकदम डेडली जो था वो ब्लैक डेथ, दैट इज प्लेग, जो ट्रांसमिट होता है चूहों से, रैट से। तो यर्सीनिया पेस्टिस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यर्सीनिया पेस्टिस। खैर वो आप आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन का मेथड है। इसमें बॉडी को टीच किया जाता है और इसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारी डेडली डिजीजेस को कंट्रोल किया है। अगर आप देखोगे तो पोलियो जो बीमारी है, जिसमें जो है हम अपनी सोशली भी अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी बिग खराब बीमारी है, जिसकी वजह से सोशल बर्डन भी होता है। एक पर्सन अगर काम ना करे तो उसका असर उसके घर पे होगा, फिर उस बिल्डिंग पे होगा, उस सोसाइटी पे होगा, उस एरिया पे होगा। एक एंड पर अगर आप देखते हो तो सोशल
सोशल भी पूरे नेशन पर उसका असर होता है। जीडीपी लेवल में एक पर कैपिटा कम हो जाता है। तो सोचिए पहले जब पोलियो एक साथ रैम्पेंट पूरे गांव के बच्चों को एक साथ हो जाता था तो बहुत बेकार चीज थी। वैक्सीनेशन जब इंट्रोड्यूस हुआ, बीसीजी बना, तो अब हम लोग ऐसे लेवल पे आ गए हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इरेडिकेट हो चुका है, एक्सेप्ट सम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वहां पर भी खत्म होने पर ही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज में केसेस हैं, मगर इतने नहीं जितने जो है पहले आप देखते थे। ऐसे ही कुछ दिन में इंशाल्लाह कोरोना वायरस के लिए भी वैक्सीन बन जाएगी, तो जो है एक साथ जो लोग मर रहे हैं, पैंडेमिक आया हुआ है, ये इस पे कंट्रोल हो सकता है, मगर ये अल्लाह की मर्जी है। देखिए ये वही अल्लाह है जिसकी मर्जी के बिना आप ऑक्सीजन अंदर नहीं ले सकते। तो जिस दिन अल्लाह की मर्जी होगी उस दिन जो है आप इंसानों के दिमाग में, हो सकता है आपके दिमाग में खुद को खुद सॉल्यूशंस आ जाए। जैसे सॉल्यूशंस आए मीजल के लिए, डिप्थेरिया के लिए आए, टिटनेस के लिए आए। अगर आप टिटनेस के बारे में पढ़ते हैं तो टिटनेस एक ऐसी डिजीज है जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिवेंटेबल है, इसलिए टीटी का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, टीटी वैक्सीनेशन इज कंपल्सरी बिकॉज एज ए टिटनेस, जब टिटनेस बीमारी हो जाएगी तो इट हैज नो क्योर बट इट इज 100% प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशंस के बारे में और डीप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी को बनाना। हाँ, तो इंडियन इम्यूनाइजेशन चार्ट है, इंडियन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस के लिए गाइडलाइंस हैं कि इंडिया में ये चीजें इतने टर्म्स पे ये वैक्सीन देना है, बर्थ पे बीसीजी देना है, हेपेटाइटिस बी देना है। देन एट द एज ऑफ 6 वीक्स फर्स्ट डोज ऑफ डीपीटी, D is for diphtheria, P is for pertussis that is whooping cough, T is for tetanus. Should I write it down? क्योंकि ये आपके कोर्स का नहीं है, आपके सिलेबस, आपके टेक्सचुअल नॉलेज से थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं नहीं लिख रही थी। पर देखिए डीपीटी फर्स्ट डोज डीपीटी का जो है 6 वीक्स पे होता है, मतलब बच्चा जब 6 हफ्ते का होता है, 1.5 महीने का। फिर 2.5 महीने यानी 10th वीक पर दिया जाता है सेकेंड डोज ऑफ डीपीटी। फिर वैसे ही 14 वीक्स यानी 3.5 महीने पे थर्ड डोज डीपीटी का दिया जाता है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस। डिप्थेरिया इट इज अ वेरी डेडली डिजीज, बहुत डेडली डिजीज है, डेथ होती है इसमें, मोर्टेलिटी रेट 80% है। मतलब एक बार ये बीमारी हो गई तो 80% चांसेस होते हैं कि डेथ होगी। मैंने अपनी लाइफ में देखी हूँ, अभी से 3 महीने पहले ही की बात है। क्यों, सोचिए आप, हम लोग इतने इवॉल्व हो चुके हैं, इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी डिप्थेरिया से लोग मरे, तो इट इज अ वेरी शेमफुल कंडीशन। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग वैक्सीनेशन को जो है सीरियस नहीं लेते हैं। इसको बहुत सीरियस लीजिए और इसको प्रमोट भी करिए बच्चों, क्योंकि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं उन लोगों को जिन्हें नहीं पता है बच्चों को। हाँ, तो डिप्थेरिया, पर्टूसिस या whooping cough, both are the same। और तीसरा है टिटेनस। तीनों बहुत डेडली डिजीजेस हैं, तीनों डिजीज। हालांकि पर्टूसिस में मोर्टेलिटी रेट इतना नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। इसको चाइनीज कहते हैं 100 डेज का, मतलब 100 दिन तक का कोई बच्चा खांसेगा तो आप सोच सकते हैं उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा। क्यों खांसे वो, अगर उसको जो है वैक्सीन दे दी जाए तो ये बीमारी ही नहीं होगी, अगर होगी भी तो नॉट एट दैट लेवल। वैक्सीनेशन एक मेथड है जिससे आपको 100% इम्यूनिटी नहीं मिलती है और बहुत सारे लोगों को मिलती भी है। बीमारी होगी, हो सकता है दोबारा बीमारी हो, पर उतने डेंजर लेवल की नहीं होती। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर करना जरूरी था। पता चला आप चले मोहल्ले में वैक्सीन को प्रमोट करने,
लोगों ने वैक्सीन ले ली है, दोबारा वो बीमारी हो गई तो लड़ने आ जाएंगे, तुम तो बोले थे बीमारी नहीं होती। बीमारी होती है, बहुत सारे केसेस में होती भी है, बट उतने डेडली लेवल की नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे ही और दूसरे वैक्सीन होते हैं, हेपेटाइटिस बी होता है, बीसीजी तो मैंने आपको बताया, मीजल्स होता है, और अभी आपने देखे होंगे वेरिसेला का जो है वेरिसेला वैक्सीन जो है दिया जा रहा था, याद है या नहीं? फिर नहीं याद होगा, हाँ याद रखते हैं आप लोग, ठीक है, याद करिए वेरिसेला वैक्सीन के बारे में। वेरिसेला, वेरियोला, मम्स, मीजल्स, रूबेला, रूबेला का वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन दिए जाते हैं आपको, इनको जो है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और प्रमोट भी करना है, ठीक है, बिकॉज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, वैक्सीनेशन का टॉपिक जो है मेरे ख्याल से मैंने आपको जो है आपके टेक्सचुअली बहुत सारी चीजें बता दी हैं, कुछ चीजें अगर छूटती हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझे, ठीक है। बच्चों मुझे ये बताइए कि वैक्सीन दिया गया, वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस हुआ, तो इस प्रोसेस में बॉडी जो इम्यूनिटी लेती है वो कौन सी इम्यूनिटी है? सोचिए। आपको सोचना है कि वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी को कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, which type of immunity body gets when it gets vaccination. हाँ बताइए, अगर आपको याद होगा तो इम्यूनिटी के सिर्फ दो टाइप हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, अडेप्ट करना। तो वैक्सीनेशन में जब बॉडी को टीच किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है बॉडी अडेप्ट करेगी, तो इट इज अ टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, अंडरस्टैंड। वैक्सीनेशन का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग थोड़ा एंटीबॉडीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि एंटीबॉडीज क्या हैं, क्योंकि इम्यूनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आकर एंटीबॉडीज पर रुकता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज आप सिर्फ इतना कह दें कि दीज आर द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन, तो आपकी बात खत्म नहीं होगी और आप गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इसको इलैबोरेटिव स्टडी करनी जरूरी है। तो एंटीबॉडीज को अगर आप इन जनरल देखते हैं तो दैट इज वेरी करेक्ट कि ये एंटीजन के अगेंस्ट बनेगा। और क्या है ये? तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है मैंने आपसे पूछा था और मैंने आपसे कहा भी कि आप अपने दिमाग पर जोर दीजिए और मुझे कंक्लूड करके बताइए कि प्रोटीन क्या है। तो बच्चों प्रोटीन्स को अगर आप देखते हैं तो प्रोटीन्स इट इज ए कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इट इज ए कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखो आपने चेन देखी है, सुने हैं, चेन क्या जिसमें ऐसे बहुत सारे स्मॉल एक के बाद एक मिलके एक बड़ी चेन बनती है। जंजीर आप गांव जाते टाइम याद है, ऐसे बैग को बांधा जाता है, ताला लगाते हैं। चेन, कोई भी चेन, गले में पहनने जाने वाली चेन, आप जीन्स में, बॉयज जीन्स में ऐसे लगाते हैं चेन एक सिंपल चेन। तो ऐसी चेन जिसमें एक छोटी वाली पार्ट, ये कड़ी अमाइनो एसिड से बनी हो, यानी एक अमाइनो एसिड फिर दूसरा अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड मिला, ऐसे फिर और ऐसे मिलते हुए जो चेन बनेगी वो चेन होती है प्रोटीन, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स क्या है? तो ये ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको बॉडी बना नहीं सकती है।
9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको बॉडी बना ही नहीं सकती, इनको जो है आपने फूड प्रोडक्ट से लेना। और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं जिनको बॉडी बनाती भी है, फूड पार्टिकल्स से भी मिलते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स जिस शेप में मिलते हैं वो अलग तरीके का प्रोटीन बनता है। जैसे अभी इट्स अ स्ट्रेट चेन है ना, तो ये एक प्रोटीन हो गया, समझ लीजिए ये प्रोटीन का नाम है आर्निथिन। आर्निथिन इज अ रियल प्रोटीन, मैं ऐसे आपको कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे प्रोटीन्स के नाम हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। ट्रिप्टोफैन इज ए एसेंशियल अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन मिलकर एक प्रोटीन बनाता है। वेलियम है, ऑर्निथिन है, फिर एल-आर्जिनिन है, आर्जिनिन। हाँ, तो बच्चों फिर अगर एक चेन ऐसे है तो ये एक अलग शेप की है, तो ये दूसरा प्रोटीन हो जाएगा। ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही में से एक प्रोटीन है जो ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब प्रोटीन तो है, अमीनो एसिड्स तो है, साथ में ग्लूकोज भी है। ग्लूकोज क्या है बच्चों, या फिर कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑलवेज द ग्लाइको वर्ड, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए ये वर्ड यूज होता है, ये ग्लूकोज के लिए यूज होता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने आंसर करना है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? अभी आप करेंगे रोटी, दाल, चावल, वड़ा पाव, जो भजिया खाया जनतारी में। बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट भी सेम ऐसे ही एक चेन है जिसमें एक पार्टिकल ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया। तो कार्बोहाइड्रेट इट इज ए चेन ऑफ ग्लूकोज complex, it is a complex chain, it is a complex chain of glucose। मतलब ग्लूकोज के ऐसे पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से जब मिलते हैं जो चेन बनती है उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ऐसा प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्ट हैं, कुछ अमीनो एसिड्स के पार्ट हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इम्यूनिटी का बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है। These glycoproteins या these antibodies are very specific to specific antigen। मतलब जैसे एक ताले की स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे ही ये प्रोटीन जो बना है वो हर बीमारी पे काम नहीं करेगा। आप अगर सोचते हो कि मीजल्स वाला वैक्सीन सब पे काम कर देगा तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। These are very highly specific होते हैं, हाईली स्पेसिफिक। और इनको ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स या एंटीबॉडीज, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स, इसका मतलब भी प्रोटीन है। तो अभी आप मुझे बताइए, मैंने इस लेक्चर में प्रोटीन कितनी बार यूज कर लिया? तो अगर आपने आपकी इम्यूनिटी अच्छी करनी है, आपकी, आपकी फैमिली की, आपकी पूरी बिल्डिंग की, पूरी सोसाइटी की, ताकि आप सेफ रह सकें, तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज दीज प्रोटीन्स या एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। और एंटीबॉडीज क्या हैं? यही तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किसके? इम्यूनिटी सिस्टम के। समझ गए बच्चों? ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ाई की है। थोड़ा रिकॉल हो जाएगा तो हम आगे की पढ़ाई करेंगे। आज हमने अपना स्टार्टिंग किया था बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था। जब एंटीजेन्स आते हैं तो एंटीजन के अगेंस्ट बी लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा उसका पूरा मैकेनिज्म एक्शन देखने के बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई की। फिर हमने वैक्सीनेशन के बारे में देखा। वैक्सीनेशन के बारे में आपने क्या देखा है, क्या सीखा है, आपको याद रखना है। वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट अगर आप चाहते हैं तो ऐसे मुझे क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं आप मुझे रेकमेंड करिए, आई विल राइट इट डाउन और मैं आपको पूरा चार्ट पढ़ा दूंगी कि इंडियन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है,
जो इंडिया की गवर्नमेंट फॉलो करती है वो, और प्राइवेट प्रैक्टिस में भी एक चार्ट है जिसको फॉलो किया जाता है, दैट इज तो वो WHO के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन के बारे में हमने देखा, वैक्सीन के बारे में डिटेल पढ़ाई की। अब हम एंटीबॉडीज के बारे में थोड़ा बहुत देख रहे हैं। एंटीबॉडीज के बारे में और डिटेल स्टडी करनी है आपको, जिसमें आपको एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना है कि एंटीबॉडी दिखता कैसे, ठीक है। आप कभी सोचते नहीं है कि मतलब ये सारे टर्म्स को हम लोग कैसे इमेजिन करें। आप अपने इमेजिनेशन को अच्छा करिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा उतना अच्छा आपको जो है पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि लिटरली आप यकीन करिए, जब भी मैं अपने मुंह से कहती हूँ प्रोटीन, तो मेरे दिमाग में चेन बनती है अमाइनो एसिड्स, जिसको मैं फील करती हूँ कि अच्छा प्रोटीन ये। फिर अब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रोटीन्स के टाइप्स, और अच्छा आपको पता चलेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ एप्पल, तो आपके दिमाग में रेड कलर का एप्पल बनता है, सबके दिमाग में बनता है रेड कलर का एप्पल। तो कितना इजी हो जाता है ना पढ़ने के लिए, बनाना कहो तो बनाना बन जाए। वैसे ही जब मैं आपसे कहूँ हेल्थ, तो आपके दिमाग में फटाफट पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हेल्थ क्या है। ये सब चीजें इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपने आंसर लिख दिया, आप पास हो गए, A ग्रेड लाए, आउटस्टैंडिंग दिया है। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इसको अपनी लाइफ में अक्वायर कर सके, डे टू डे लाइफ में, आज के लाइफ में, आज सिनेरियो, करंट सिनेरियो, यू नीड ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, दीज आर द वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट्स। आपको बहुत ही फर्मली इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है, एक एक पॉइंट वाइज, ताकि आप इसको यूज कर सकें, अपनी नॉलेज को यूज करिए। क्योंकि आखिरत में क्वेश्चन अल्लाह ताला ये भी पूछेंगे कि आपने कितना इल्म सीखा और कितना अमल किया, ठीक है। तो ये क्लियर है बच्चों आपका। एंटीबॉडीज क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, इनको इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं। और व्हाट आर द प्रोटीन्स एंड व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्लियर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज पूछिए और पढ़िए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको क्लेरिफाई कर सकूँ, अच्छे से पढ़ा सकूँ। फिर भी अगर नहीं क्लियर होता है तो आप क्वेश्चन करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है।